मेरे लाख ना चाहते हुए भी अप्पू और डप्पू का सामना हो चुका था साहबजादा से, और मैं इससे बिल्कुल अनजान थी। मेरे बच्चों की साहबजादा से मुलाकात क्या मेरी मुसीबतों को और बढ़ा देगी? क्या साहबजादा को अप्पू और डप्पू के मेरे बच्चे होने की खबर लग जाएगी? क्या दिल्ली से बच्चों को वापस लाकर कर दी थी मैंने गलती? क्या अप्पू और डप्पू को अपने पिता का सच जानने का समय आ चुका था? जानने के लिए देखते रहिए पॉकेट एफएम। साहबजादा से मिलकर अप्पू और डप्पू वापस प्ले स्कूल पहुंचकर गेट पर मेरे आने का इंतजार करने लगे। अप्पू, आज हम कहाँ गए थे? ये बात मम्मा को मत बताना, वरना हमें बहुत डांट पड़ेगी। ठीक है अप्पू, मैं मम्मा को कुछ नहीं बताऊंगी। और कुछ ही देर में मैं भी दोनों को लेने स्कूल पहुंच गई। सॉरी बच्चों, थोड़ी देर हो गई। कैसा रहा आपका दिन? बहुत मजा आया मम्मा। वेरी गुड। चलो फिर आज हम अपने नए घर में जाएंगे। आप दोनों एक्साइटेड हो? यस मम्मा, लेट्स गो। डप्पू के इस हंसी के पीछे का राज तो मैं नहीं जानती थी, और ये मेरी भूल थी कि मैंने इस हंसी को नजरअंदाज किया, क्योंकि मैं अपने बच्चों को उनका नया घर दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। वो घर जहाँ उनके जरूरत की सारी चीजें उनका इंतजार कर रही थी, और मेरी आंखें सिर्फ उनके रिएक्शन का। इसी एक्साइटमेंट में हम आखिर अपने घर पहुंच ही गए। अप्पू और डप्पू को लेकर मैं हमारे नए घर पहुंची, और डोर बेल बजाते ही हमारे घर की केयर टेकर ने हमारा वेलकम किया। आइए मैडम। नमस्ते आंटी। बच्चों का रूम साफ हो गया क्या? जी मैडम, बच्चों का कमरा अच्छे से सजा दिया है। वाह मम्मा, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, यहाँ तो हम खूब खेल सकते हैं। आई एम ग्लैड तुम दोनों को ये पसंद आया। मम्मा और आंटी ने इसे डेकोरेट करने में बहुत मेहनत की है, और आज से आंटी आपका ध्यान रखेंगी। चलो आंटी को थैंक यू बोलो। थैंक यू आंटी। थोड़ी बहुत बातों के बाद केयर टेकर अप्पू डप्पू के बैग से उनका लंच निकालती है और देखती है कि दोनों बच्चों का लंच ऐसे ही पड़ा था। अरे बाबू, आज लंच नहीं किया आप दोनों ने? वो आंटी, मेरे पेट में दर्द हो रहा था। और मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ लंच किया था, इसलिए बच गया। अरे बताया क्यों नहीं फिर? अभी भी पेट दुख रहा है क्या? नहीं मम्मा, अब तो मुझे बहुत भूख लगी है। आप जल्दी से खाना दे दो ना। जी बाबू, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। आंटी आप पहले इनकी स्कूल यूनिफॉर्म चेंज कर दो, फिर इन्हें खाना खिला देना। नहीं मम्मा, पहले खाना। बेटा जिद नहीं करते, पहले जाओ यूनिफॉर्म बदल कर हैंड वॉश करो, फिर खाना मिलेगा। मेरे इतना बोलते ही अप्पू और डप्पू आंटी के साथ अपने रूम की तरफ भागते हैं कि तभी मेरे फोन की घंटी बजती है। मैंने चेक किया तो देखा कि माधुरी का कॉल था। हेलो माधुरी, बताओ। हेलो मैम, एक बैड न्यूज़ है। स्माइल कंपनी ने बाहर सेटलमेंट करने के बजाय कोर्ट जाने का डिसाइड किया है। उनके हिसाब से उनके पास साहबजादा के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। माधुरी, तुम स्माइल कंपनी की लीगल टीम से कहो कि हमें एक अर्जेंट मीटिंग करनी है, आज शाम से पहले या जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके। ओके मैम, मैं उनसे बात करके आपको इन्फॉर्म करती हूँ। ओके माधुरी, थैंक्स। हेलो, हाँ गुनगुन, कहो क्या बात है? हेलो सर, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ गुनगुन? स्माइल कंपनी ने कोर्ट जाने का डिसीजन लिया है। मैं उनसे मीटिंग करूंगी आज, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उन्हें बाहर सेटलमेंट करने के लिए मना लूं। ये तो बहुत चिंता की बात है गुनगुन। साहबजादा तो इससे बहुत नाखुश होंगे, और हो सकता है कि वो हमसे केस वापस ले लें, और अगर ऐसा हुआ तो हमें बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। सर, मैंने आपको इसीलिए कॉल किया है। मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था कि कुछ भी हो जाए, आप प्लीज ये बात साहबजादा को पता चलने मत देना। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज की मीटिंग में मैं सब सॉल्व कर दूंगी। ठीक है गुनगुन, ये मैं देख लूंगा। तुम्हें और कोई हेल्प चाहिए तो जरूर बताना। जी सर, थैंक यू। बात करने के बाद मैं सीधा केस की डिटेल्स पढ़ने में बिजी हो गई, इस बात से अनजान कि साहबजादा के मन में सिर्फ मेरे बच्चों का ख्याल था। अनजाने में ही अप्पू और डप्पू ने उन्हें एक ऐसी खुशी दे दी थी जो सिर्फ एक बाप को अपने बच्चों को देखकर महसूस होती है। वो खुशी जो साहबजादा को कई साल पहले अपने पापा के गुजरने से पहले होती थी। वो खुशी जो साहबजादा की जिंदगी का हिस्सा होती अगर 5 साल पहले उनके और मेरे बीच ये दूरियां ना आई होती। और इसलिए साहबजादा ने तिवारी जी को अपने केबिन में बुलाया था। इधर साहबजादा अपने केबिन में बैठे अपने ही ख्यालों में खोए ही थे
कि तभी तिवारी जी अंदर आए। साहब, आपने याद किया? तिवारी जी, आज हमारे ऑफिस में जो बच्चे आए थे वो मेरे कैबिन तक आ गए थे। मैं माफी चाहूंगा सर। सिक्योरिटी टीम की मीटिंग बुलाकर अभी सबको समझाता हूँ कि ये सिक्योरिटी लैप्स दोबारा नहीं होना चाहिए। तिवारी जी, आप बेवजह चिंता कर रहे हैं। मैंने सिक्योरिटी कंसर्न के लिए आपको नहीं बुलाया। मैं चाहता हूं कि आप एक सीक्रेट टीम की मदद से उन दोनों बच्चों के नाम और वो कहां रहते हैं इसकी जानकारी निकालें, वो भी आज शाम से पहले। साहब, अगर मुझे इजाजत हो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि उन बच्चों में ऐसा क्या खास था जो आप उनकी जानकारी निकलवाना चाहते हैं? तिवारी जी, आप जानते हैं, जब मैं 5 साल का था तब मेरे पापा गुजर गए थे। मुझे उनकी धुंधली सी शक्ल याद थी, पर वो भी टाइम के साथ खत्म हो गई। मुझे माफ कीजिए साहबजादा, मैं नहीं जानता था। माफी की जरूरत नहीं है तिवारी जी, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है उनके साथ बिताए कुछ पल, जिसे महसूस किए ना जाने कितने साल बीत गए, और आज उन बच्चों से मिलकर मैंने दोबारा वही महसूस किया है। साहबजादा की बातें सुनकर तिवारी जी की आंखें भर आई कि तभी साहबजादा खड़े हुए और तिवारी जी को गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन साहबजादा के गले लगने के बाद तिवारी जी अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाए और फूट फूट कर रोने लगे। साहब, आज शाम होने से पहले मैं पता करवा लूंगा कि वो बच्चे कौन थे और कहाँ रहते हैं। तिवारी जी के जाने के बाद अप्पू और डप्पू ने साहबजादा को अपने बचपन की यादों में ऐसा उलझा दिया था कि वो खुद को ऐसा कदम उठाने से रोक नहीं पाए, और इसलिए तिवारी जी को अप्पू और डप्पू की खबर निकालने का काम सौंप दिया। वहीं इससे अनजान मैं अभी तक केस की फाइल्स में इतनी खो गई थी कि मुझे टाइम का कुछ पता ही नहीं चला कि तभी मेरे पास एक अनजान नंबर से किसी का कॉल आया, जिसने आज अप्पू और डप्पू के कारनामे से रूबरू करा दिया। हेलो, क्या मेरी बात गुनगुन माथुर से हो रही है? जी हाँ, मैं गुनगुन बात कर रही हूँ। आप कौन? जी, मैं अप्पू डप्पू के स्कूल से बात कर रही हूँ। आज उनका एक मिनी टेस्ट था, लेकिन दोनों बच्चे स्कूल नहीं आए। मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने खुद दोनों को स्कूल ड्रॉप किया था। नहीं मैम, आपके दोनों बच्चे आज स्कूल से मिसिंग थे। लेकिन मैंने उन्हें आज स्कूल से ही पिक भी किया था, तो फिर वो दोनों कहीं और कैसे जा सकते हैं? गुनगुन जी, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन आप प्लीज उनसे बात कीजिए, और अगर जरूरत लगे तो आप हमसे स्कूल आकर भी ये डिस्कस कर सकती हैं। ठीक है, मैं दोनों से बात करती हूँ। थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अप्पू और डप्पू स्कूल नहीं गए तो आखिर कहाँ जा सकते हैं? यही जानने के लिए मैंने फोन रखते ही अप्पू और डप्पू को आवाज लगाई, और जब दोनों बच्चे लिविंग रूम में आकर मेरे सामने बैठे तो मैंने उनसे आराम से बात करने की कोशिश की। तुम दोनों से मम्मा कुछ पूछेगी, प्रॉमिस करो कि तुम सच बताओगे। मेरे पूछने पर अप्पू और डप्पू के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। एक दूसरे को क्या देख रही हो? बताओ, तुम दोनों सच बोलोगे? यस मम्मा। अच्छा बताओ, तुम दोनों आज स्कूल से कहाँ गए थे? मैंने दोबारा आराम से पूछा ही था कि डप्पू ने रोना शुरू कर दिया, और अप्पू उसे शांत करने की कोशिश में लग गया। टप्पू, तुम्हारी कोई नौटंकी नहीं चलेगी। जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। अप्पू बेटा, बताओ, कहाँ गए थे तुम दोनों? मम्मा, हम स्कूल के पास लगे सर्कल में गए थे, जहाँ डप्पू को शो देखना था। अच्छा, तो तुम अब झूठ बोलना भी सीख गए हो। मुझे सब पता है कि वहाँ कोई सर्कस नहीं लगा। नहीं मम्मा, हम सच में सर्कस देखने गए थे। डप्पू का झूठ पकड़ने के लिए मैंने केयर टेकर से अप्पू और डप्पू की स्कूल यूनिफॉर्म लाने को कहा, जिसमें मैं सर्कस के टिकट ढूंढने की कोशिश करने लग गई। तभी मुझे अप्पू की यूनिफॉर्म से एक पेपर मिला, जिसमें साहबजादा की पिक्चर थी। अप्पू, तुम्हें ये कहाँ से मिला? मुझे नहीं पता मम्मा कि ये मेरी पॉकेट में कैसे आया। फिर से झूठ। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे बच्चे झूठ बोलना कैसे सीख गए, और मेरे साथ ही मेरे अतीत ने मुझे इतना डरा दिया कि मेरा अप्पू पर हाथ उठ गया, और ये देखकर डप्पू ने रोना शुरू कर दिया और डर कर सच बताना शुरू कर दिया। मम्मा, ये पेपर हमें इसी घर में मिला था और अप्पू ने इसे अपने पास रख लिया। और आज तुम दोनों कहाँ गए थे? हमें लगा ये हमारे पापा हैं, इसलिए आज मैं और अप्पू इनसे मिलने इनके ऑफिस गए थे। तो ये तुम्हें मिले? हाँ मम्मा, मिले भी और बात भी करी, और फिर हम वहाँ से भाग आए। सॉरी मम्मा, अब से हम आपको परेशान नहीं करेंगे। इससे पहले मैं कुछ कह पाती, मेरे पास माधुरी का कॉल आया। हेलो मैम, मैंने 5 बजे की मीटिंग फिक्स कर दी है।
कैफे टेरेसा में, आपकी लोकेशन के ही पास ही है। थैंक यू माधुरी, मैं तुमसे मीटिंग में मिलती हूँ। माधुरी से बात करने के बाद अब बारी थी अप्पू डप्पू से बात करने की। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तुम्हारे पापा नहीं है, इसीलिए किसी को भी आगे से ऐसे परेशान मत करना, वरना मैं तुम दोनों को वापस दिल्ली बोर्डिंग स्कूल भेज दूंगी। प्रॉमिस मम्मा। हम आपको दोबारा परेशान नहीं करेंगे मम्मा, सॉरी। ठीक है, पर सॉरी से कुछ नहीं होगा। कल से तुम दोनों का स्कूल बंद। अब से तुम दोनों को घर पे ही टीचर पढ़ाने आएगी। आंटी, आप इनका ध्यान रखना, इन्हें बाहर मत जाने देना। जी मैडम, समझ गई। आंटी से अप्पू डप्पू का ख्याल रखने को बोलकर मैंने अपना बैग उठाया और मीटिंग के लिए निकल गई। मेरे मीटिंग के लिए निकलते ही मेरे पीठ पीछे तिवारी जी ने बच्चों की इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी और उन्हें पता चल गया था कि ये बच्चे मेरे साथ ही रहते हैं। जिस चीज का मुझे डर था वही हो रहा था और बिना इन सब की भनक के मैं मीटिंग के लिए कैफे पहुंच गई। कैफे पहुंचकर मैंने देखा तो माधुरी और स्माइल कंपनी के लॉयर्स वहीं बैठे थे। मैंने जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट पढ़ने शुरू ही किए थे कि तभी माधुरी ने कहा, मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि आप इस केस के बारे में दोबारा सोच लें। इस केस में कोई खास दम नहीं है, आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। होंगी आप देश की बड़ी लॉयर, लेकिन कानून की कुछ किताबें हमने भी पढ़ी हैं। आपकी कानून की समझ पर मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ आप किस बुनियाद पर कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं? हमारे पास साहबजादा का वीडियो है जिसमें उन्होंने स्माइल कंपनी का नाम लेते हुए कहा है कि स्माइल बिस्किट में मैदा होता है। आजकल फेक वीडियो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बात आप भी अच्छे से जानते होंगे। आपको भटकाने के लिए किसी ने नकली वीडियो भेजा है। वो तो हम देख लेंगे, आप साहबजादा की चिंता कीजिए। ये वीडियो कोर्ट में जाने के बाद हमारा ये केस जीतना तय है। आप देख लीजिए, ये वीडियो झूठा निकला तो आपको साहब की कंपनी को दुगने पैसे देने पड़ सकते हैं और हो सकता है कि आपके बिस्किट्स की जांच भी हो। एक गलत कदम और आप चारों तरफ से घिर सकते हैं। इतना कहकर मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स उठाए और माधुरी के साथ कैफे से चली गई। लेकिन इस वीडियो की सच्चाई तो मैं भी नहीं जानती थी और आगे स्माइल कंपनी के लॉयर्स का जवाब क्या होने वाला था इसका भी अंदाजा लगाना मुश्किल था, पर ये चांस लेना इस केस के लिए जरूरी था। वहीं मेरे पीठ पीछे साहबजादा ने भी एक चांस मेरे बच्चों पर लिया था, जिसका अंजाम आगे मेरा इंतजार कर रहा था। मेरे बच्चों का सच तिवारी जी से साहबजादा तक पहुंचने में अब ज्यादा देर नहीं थी और इंतजार था तो बस साहबजादा के इस सच पर रिएक्शन का। ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और प्यार, यार और धोखा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।